हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले नया टॉपिक। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने खरीदी बिक्री के साथ साथ देनदार लेनदार लेनदार के साथ साथ हमने लेनी हुंडी देनी हुंडी ये सारे टॉपिक हमने साथ में कवर किया था। राइट। अब उसी चीज का यानी खरीदी बिक्री का ही एक पार्ट होता है बट्टा। यानी कि इसको कहा जाता है डिस्काउंट। हो सकता है बट्टा आपने ना कभी सुना हो, क्योंकि बट्टा वर्ड नॉर्मली रियल लाइफ में लोग यूज नहीं करते हैं। यहाँ तक कि आप किसी दुकान पे जाओगे और बोलोगे हमको बट्टा कितना मिलेगा तो नहीं पर उनको पता चलेगा। लेकिन अगर वही बोल दोगे भैया डिस्काउंट कितना दोगे वो बताओ, तो सब समझ जाएंगे, भले वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। क्योंकि हमारे चाल चलन में यानी जो रेगुलर हमारी भाषा होती है उसमें ज्यादातर वर्ड यूज होता है डिस्काउंट। और मैंने यहाँ पे डिस्काउंट लिखा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद अंदाजा लग ही गया होगा कि डिस्काउंट क्या होता है। और डिस्काउंट को ही हिंदी में बट्टा कहते हैं। अब मैं बट्टा का मतलब पहले समझाऊं तो खरीद या बिक्री की रकम में से शर्तों के अधीन। आपने अक्सर देखा होगा दुकानों पे लिखा रहता है 10% डिस्काउंट, ऐसा लिखा रहता है। ऑफर 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 करके ऐसा चिपकाया होता है एक छोटा सा पोस्टर। राइट। तो यहाँ पे वही लिखा है कि खरीद या बिक्री की रकम में से शर्तों के अधीन, ध्यान से सुनना, खरीद या बिक्री की रकम में से शर्तों के अधीन अमुक रकम घटाई जाती है। क्या की जाती है? अमुक रकम घटाई जाती है। और जो कुल रकम घटाई जाती है, याद रखना, जो कुल रकम में से घटाई जाती है तो उसे बट्टा कहा जाता है। मतलब जितना रकम, ध्यान से सुना, जो रकम, इस बात को पॉइंट करना है कि जितनी रकम कुल रकम में से घटाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो अगर कोई पूछेगा कि बट्टा या डिस्काउंट क्या होता है, तो जितना रकम आपको पे करना था, राइट, उस पे में से जितना रकम माइनस करते हैं यानी घटाया जाता है, उस रकम को ही हम क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपका बट्टा। अब बट्टा के दो पार्ट होते, एक होता है व्यापारी बट्टा और एक होता है रोकड़ बट्टा। तो ये मैं जो ने मैंने यहाँ पे थियोरी लिखा है उस थियोरी को समझाऊं उससे पहले एक एग्जाम्पल है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। और वो एग्जाम्पल मैंने लिया है, कौन सा है यहाँ पे, ओप्पो F21 Pro 5G रेनबो स्पेक्ट्रम 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज विथ नो कॉस्ट EMI एडिशनल चार्जेस समथिंग करके है। अमेजोन पे सर्च किया था मैंने। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ उसको थोड़ा आप ध्यान से देखना। एक मिनट में इसमें देखता हूँ मार्कर चलता है कि नहीं। चलता है, चलता है, वाह वाह, चलता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना इस चीज को। सबसे पहले अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, कहाँ गया वो, तो नीचे चला गया। वेट। अब ध्यान से देखना इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है MRP 31,999। ध्यान से देखना इस बात को। प्राइस लिखा हुआ है 31,999, लेकिन डील प्राइस लिखा हुआ है 26,999। हम थोड़ा समझने के लिए आसान हो जाए इसलिए सीधा सीधा अमाउंट लेते हैं। ये लोग तो इनका नौटंकी होता, हम सीधा लेते हैं कि हमारा 32,000 यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे 27,000 लिखा हुआ है। राइट। यानी डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 5,000 का लिखा है ना, यू सेव 5,000 यानी 16%। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। सिचुएशन क्या है कि ये जो फोन है, ठीक है, ये जो ओप्पो का फोन है, अगर आप अमेजोन पे सर्च करते हो तो कितना प्राइस दिखाएगा? 32,000 दिखाएगा। और अगर इसको खरीदने जाते हो तो आपको कितने में मिलेगा? ये 27,000 में। मेरा एक छोटा सा सवाल है, अपने आप से पूछना और जवाब देना कि अगर ये मैंने सर्च किया है, ध्यान से सुनना, मैंने सर्च किया है, तो क्या सिर्फ ये मुझे ही दिख रहा है कि 27,000 में मिलेगा, या सभी को, जितने लोग इस मोबाइल को देख रहे होंगे? फॉर एग्जाम्पल आप अपने में सर्च कर लो, कोई और अपने में सर्च कर ले, अपने भाई बहन के फोन में सर्च करो, अपने मम्मी पापा के फोन में सर्च करो, यानी जितने भी लोगों के मोबाइल में ये वाला फोन सर्च करोगे, ओप्पो F21 जो भी था ये फोन, राइट, सभी के, हाँ ओप्पो F21 Pro यहाँ पे दिख रहा है, ओप्पो F21 Pro 5G, अब किसी के मोबाइल में भी सर्च करके देखोगे तो सेम ऑफर दिख रहा होगा। राइट। ये जो ऑफर होगा ये क्या होगा? सबके लिए होगा। क्लियर है ये बात? समझ में आया? ये फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। हमारा सेकंड पॉइंट क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक मिनट, हाँ, ये उसी के नीचे एक था बैंक ऑफर करके था। आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा बैंक ऑफर। उसमें लिखा हुआ है 10% इंस्टेंट डिस्काउंट अप टू
₹2000 ऑन ICICI बैंक कार्ड्स। ध्यान से सुनना, सवाल में क्या बोला, सवाल बोल रहा हूँ, टॉपिक में क्या लिखा है यहाँ पे कि 10% इंस्टेंट डिस्काउंट अप टू ₹2000 और आईसीआईसीआई बैंक कार्ड। अब इस मुद्दे से यानी जो मैंने बात समझाई है इसको देखो, दो तरीके से आपको समझना है। पहली बात, ठीक है, पहली बात क्या कह रहा है, पहली बात ये है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप फोन परचेस करने जाते हो तो बेसिकली जो आपको फोन है यहाँ पे दिख रहा था 31,000 का, वो आपको मिलेगा 26,999, यानी जो 32 का दिख रहा था वो आपको मिलेगा 27,000 में, यानी 5,000 का डिस्काउंट। लेकिन ये वाला डिस्काउंट है वो सभी के लिए होगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा नीचे जाते हो, जो यहाँ पे लिखा है सेव एक्स्ट्रा विद 4 ऑफर्स, इसमें अगर इस पे क्लिक करोगे तो जो यहाँ पे ऑफर दिखेगा उसमें दिख रहा है 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए कंडीशन अप्लाई है, कंडीशन अप्लाई है सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक कार्ड्स वालों को मिलेगा, राइट। और साथ में ही क्या करना पड़ेगा, तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऑफर नहीं मिलेगा। क्लियर है इतना? अब ध्यान से सुनना, इस एग्जाम्पल को याद रखना है। अब चलते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे, ठीक है। ये अच्छा, इस पे भी आ जाता है, एक मिनट। डन। अब देखो यहाँ पे, अब दो बातें मैंने समझाई हैं, एक है व्यापारी बट्टा और एक है रोकड़ बट्टा। अब इस बात को थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश करते हैं। देखो, जो मोबाइल था उसकी प्राइस कितनी थी, 32,000, ठीक है। मोबाइल की प्राइस कितनी थी, 32,000। लेकिन यही फोन हमें मिल कितने में रहा था, यही फोन हमें मिल रहा था 27,000 में। क्लियर है इतना? मोबाइल था कितने का, 32,000 का, लेकिन हमें मिल कितने में रहा था, 27,000 में। यानी 5,000 का क्या था यहाँ पे, डिस्काउंट था। क्या था, 5,000 का डिस्काउंट था। और ये जो डिस्काउंट था ये मेरे अकेले के लिए नहीं था, ध्यान से सुनना ये बात, ये मेरे अकेले के लिए नहीं था। जो भी इस वेबसाइट से अमेजोन से परचेस करेगा उन सभी कस्टमर्स को यही ऑफर मिलेगा। लेकिन इसके साथ एक और ऑफर था। दूसरा ऑफर क्या था, दूसरा ऑफर था आईसीआईसीआई पर, यानी अगर आपके पास आईसीआईसीआई का कार्ड है तो आपको 2,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा, 2,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। पर इस डिस्काउंट के लिए कंडीशन अप्लाई है कि आपके पास कौन सा कार्ड होना चाहिए, आईसीआईसीआई कार्ड होना चाहिए, और आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर है इतना, समझ में आई बात? तो ये दो ऑफर था। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो हमारा मेन टॉपिक क्या है, व्यापारी बट्टा। यानी कि जो पहला ऑफर था ना, ध्यान से सुना इस बात को, हमारा जो फर्स्ट ऑफर था वो है व्यापारी बट्टा, और हमारा जो सेकंड ऑफर था वो क्या है, रोकड़ बट्टा। ध्यान से सुनना, अब मैंने जो एग्जांपल दिया है उसमें जो हमारा फर्स्ट ऑफर था वो है व्यापारी बट्टा, और जो हमारा सेकंड ऑफर था, ठीक है, सेकंड ऑफर था वो हमारा कौन सा है, रोकड़ बट्टा। कैसे, उस बात को समझते हैं। यहाँ पे लिखा है, अगर आप देखोगे तो सबके लिए होता है। व्यापारी बट्टा क्या होता है, सबके लिए, यानी जो भी वो वेबसाइट करे ऑन करेगा उसके लिए होगा कि नहीं होगा। लेकिन रोकड़ बट्टा यानी जो आईसीआईसी वाला था, क्या वो सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा। कंडीशन अप्लाई है, क्या कंडीशन अप्लाई है, जिसके पास आईसीआईसीआई का कार्ड होगा उसी को मिलेगा, यानी ये सबके लिए नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये था, रकम ना चुकाए तब भी मिलता है। यानी अगर तुम ईएमआई पे परचेस करोगे ना, तब भी वो 32 वाला जो था वो आपको 27 में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो आपको रकम चुकाने पर ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि ईएमआई पे परचेस करोगे तो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, राइट। क्लियर है, ध्यान से सुनना। यानी रोकड़ बट्टा आपको तभी मिलता है जब आप पैसा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन व्यापारी बट्टा जो होता है वो हर समय मिलता है, चाहे वो पैसा दो या ना दो। क्लियर है इतना? अब इनका रीजन क्या है ऐसा ऑफर देने का, ऐसा लालच देने का। तो पहला रीजन यहाँ पे जो दिया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो। अभी जैसे वो दिख रहा है ना 5,000 ऑफर, तो क्या होगा, लोग देखेंगे आएंगे, अरे भाई 5,000 का डिस्काउंट चल रहा है, 5,000 रुपए कम लग रहे हैं, चलो फटाफट खरीद लेते हैं। लेकिन दूसरा वाला ऑफर क्या होता है, जल्दी से जल्दी रकम चुका दे। अब 2,000 रुपये और बचाना है तो पैसा देना पड़ेगा, तो ये होता है लालच में आके कस्टमर जल्दी से पैसा चुका देते हैं। और इस वाले में लालच में आके कस्टमर ज्यादा परचेस करते हैं। जैसे अगर आपने ध्यान दिया होगा, अक्सर दिवाली के टाइम पे ये सारे ऑफर्स आते हैं, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, मीशो पे, ऐसे जो भी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन वाले, इन सभी पे ऑफर आते हैं कि 20% डिस्काउंट, अप टू 30% डिस्काउंट। लेकिन उस पे कहीं लिखा नहीं था कि पेमेंट करने पर ही होगा। डिस्काउंट देते हैं और लोग ज्यादा से ज्यादा परचेस करते हैं, ईएमआई पे परचेस कर लेते हैं, अलग अलग तरीकों से परचेस करते हैं, क्रेडिट कार्ड पे परचेस कर लेते हैं। तो टारगेट क्या होता है, फटाफट सामान बेचना, किसका,
व्यापारी बट्टे का। लेकिन रोकड़ बट्टे का टारगेट होता है नहीं, रोकड़ बट्टा का टारगेट होता है जल्दी से जल्दी रकम जो है ना वो कवर करना। क्लियर है इतना? तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं कि फायदा और नुकसान की। तो देखो, ना कस्टमर का फायदा है व्यापारी बट्टा और ना ही व्यापारी का नुकसान है, लेकिन इसमें कस्टमर का फायदा है और व्यापारी का नुकसान है। इसको मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हें पता होगा कि जब कोरोना आया था, ठीक है, तो कोरोना आया था तो सबको क्या मिला था? मास प्रमोशन, राइट? तो कोई ऐसा स्टूडेंट आके बोल सकता है कि मैं तो बिना एग्जाम दिए पास हो गया? ऐसा कोई बोल सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि वो सबके लिए था। तुम्हारा फायदा थोड़ी हुआ है, तुम्हारा अकेले का नहीं, वो तो सबके लिए ऑफर है ना। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने बोला कि मैं एग्जाम हुआ था लेकिन मैं नहीं दिया था फिर भी मुझे पास कर दिया, तब ये उसका फायदा है। लेकिन जब किसी का एग्जाम नहीं हुआ तो किस बात का फायदा? यानी कि कोई ऐसा ऑफर जो सबके लिए सेम हो, सबके लिए मतलब जो जाएगा उसको मिलेगा, तो किस बात का फायदा? लेकिन कोई ऐसा ऑफर जो एक कैटेगरी बनाई जाती है, भाई ऐसा होगा तो ही मिलेगा, तो उसमें फायदा होता है कस्टमर का कि उसके पास ये फैसिलिटी है। मतलब जो पैसा चुकाएगा उसका फायदा होगा, जो नहीं चुकाएगा उसका फायदा नहीं होगा। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं लेखा होता है कि नहीं होता है। तो इसका लेखा नहीं होता, याद रखना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको मैं रेड में कर देता हूं कि इसका लेखा जो है वो नहीं होता है, लेकिन इसका लेखा होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको आप लिख लेना पूरा का पूरा। ये आपको फोर्थ चैप्टर में बहुत काम आएगा। वहां पे जब मैं लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपकी काफी हेल्प हो जाएगी इस टॉपिक से, तो इसको बढ़िया से लिख लेना। ओके, अब आगे है बट्टा के प्रकार। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो मेन था ना वो था बट्टा के प्रकार, कितने प्रकार के बट्टा होते हैं। अब ये जो बट्टा वाला है ना, ये प्राप्त बट्टा दिया बट्टा, ये आपको नहीं लिखना होता है। कहीं भी आप अगर आपसे पूछा जाएगा कि बट्टा के प्रकार, तो हमेशा आपको बताना होगा दो प्रकार होते हैं, एक व्यापारी बट्टा और एक रोकड़ बट्टा। लेकिन ये वाला जो है ये है खरीदी और बिक्री के आधार पे। एक होता है प्राप्त बट्टा और एक होता है दिया बट्टा। ध्यान से सुनना, एक होता है प्राप्त बट्टा और एक होता है दिया बट्टा। अब सवाल है कि प्राप्त बट्टा क्या होता है? तो प्राप्त बट्टा का मतलब होता है कि जब हम माल की खरीदी करते हैं तो बट्टा हमें मिलता है, इसलिए उसको प्राप्त बट्टा बोलते हैं। लेकिन उसी तरह से जब हम माल बेचते हैं तो हमें बट्टा देना पड़ता है सामने वाले को कि ले भाई डिस्काउंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दिया बट्टा। क्लियर इतना? बस इतना ही अंतर है कि खरीदोगे तो, ध्यान से सुना, खरीदोगे तो सामने से डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट मिला तो वो है प्राप्त, और बेचोगे तो तुम्हें सामने वाले को डिस्काउंट देना पड़ेगा तो हो जाएगा दिया बट्टा। क्लियर है इतना? समझ में आया? तो ये था हमारा पूरा बट्टा का टॉपिक। अब इसी के साथ कुछ टॉपिक्स और हैं। कितने हैं? 1 2 3 4, राइट? ये कुछ और टॉपिक्स है, ये भी हम इसी क्लास में कवर कर लेते ताकि हमें नेक्स्ट क्लास तक का वेट ना करना पड़े और हमारा ये चैप्टर ये भी फिनिश हो जाए। थोड़ा लेंदी क्लास हो सकती है तो आप थोड़ा सा बनाए रखना, स्पीड में हो सके तो स्पीड में देख सको, जैसे मन हो वैसे देखो। अब अगला बात करते हैं घिसाई का। सवाल है घिसाई क्या होता है? ध्यान से सुनना। तो घिसाई के लिए मैंने जो नोट्स बनाई है बहुत जरूरी नोट्स हो, बहुत मैंने उसको सर्च करके बनाया है। कहते हैं ना कि बुक के अलावा भी मैंने चीजें ऐड करने की कोशिश की है, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। पहली बात लिखी है मैंने कि संपत्ति की कीमत में होने वाली कमी को घिसाई कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो तुम्हारे पास कोई फोन है, कोई भी एक फोन हो, ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हारे पास है वन प्लस। कौन सा फोन है? वन प्लस। और ये जो फोन है ना, ये तुमने लिया था 50,000 में। यही फोन तुमने लिया था 2020 में। ध्यान से सुनना, ये फोन कब लिया तुमने? 2020 में। अब मेरा सवाल है, इसी फोन को 2020 में, सॉरी 2020 नहीं, 2022 में, 2022 में अगर इसी फोन को बेचने जाते हो तो क्या इस फोन के 50,000 रुपए मिलेंगे? मेरा सवाल है ये। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि मान लो तुम्हारे पास एक फोन था, और फोन कौन सा था? तुम्हारे पास था वन प्लस का फोन, और तुमने इस फोन को खरीदा था 50,000 रुपए में, और वो भी कब खरीदा था? 2020 में। लेकिन इस फोन को बेचने जा रहे हो 2022 यानी अभी के अभी इसी महीने में। तो क्या सवाल है 50,000 रुपए मिलेगा? तो इसका जवाब है कभी भी तुम्हें 50,000 नहीं मिलेगा, उल्टा इससे कम मिलेगा। मे बी पॉसिबल 20,000 ही मिले, तो चलो हम मान के चलते हैं 20,000 रुपए मिलेगा। कितना रुपए मिलेगा? 20,000 रुपए। तो क्वेश्चन ये है, अचानक से इसकी कीमत इतनी कम क्यों हो गई? तो यही कारण है, यही रीजन को, मतलब इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? घिसाई। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? घिसाई। और वही यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि संपत्ति की कीमत में होने वाली कमी को हम क्या कहते हैं? घिसाई कहते हैं। यानी ये जो कीमत में कमी हुई है ना, इसी कमी को क्या कहते हैं? घिसाई। और यह कमी किसी भी कारण से हो सकता है। अब ऐसा नहीं है
कि तुमने खरीद लिया था इसलिए घिसाई हो गई, ये किसी भी कारण से हो सकता है। जैसे पहला पॉइंट है समय के साथ संपत्ति पुरानी हो जाए, मतलब कोई चीज पुरानी हो जाती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। दूसरा, संपत्ति टूट फूट जाए, मान लो तुमने नया नया फोन कर उसके अगले दिन गिर गया, कांच टूट गया, तो थोड़ी तुम्हें पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। तीसरा, नई टेक्नोलॉजी के आने से पुरानी आउट ऑफ फैशन हो जाए, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल और सबसे बढ़िया एग्जांपल है आईफोन। तुमने अक्सर देखा होगा आईफोन वाला हर 2-4 महीने बाद एक नया फोन लाके लॉन्च कर देता है। जैसे अभी हाल ही में आईफोन 14 आया, तो जैसे आईफोन 14 आया, 13 वाला क्या हो गया, पुराना हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया, वो सस्ता हो जाएगा, राइट, यानी उसकी कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा भी है कि टच फोन आया तो कीपैड फोन गया, राइट, तो पुरानी चीजें आने, आउट ऑफ फैशन होने से भी उसकी घिसाई हो जाती है, उसकी कीमत में कमी आ जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, अगर कोई संपत्ति उपयोग में ना लिया जा रहा हो, सिर्फ रखा हो, फिर भी वो पुरानी होने से उसकी कीमत में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, कोई सामान है तुम उपयोग नहीं कर पा रहे हो लेकिन रखा है तुम्हारे पास, राइट, तुम दुकान वाले नहीं, ये बात याद रखना, तुम दुकान वाले नहीं हो, तुम्हारे पास वो संपत्ति पड़ी है अलग से, तुम एक नॉर्मल इंसान हो या एक व्यापारी हो, व्यापारी जो दुकान चलाता है और उसकी दुकान में कोई सामान रखा है पर पेटी पैक नहीं रखा है, याद रखना बात क्या, पेटी पैक नहीं रखा है, फिर भी उसकी कीमत में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि वो क्या हो गया है, पुरानी हो गई है। क्लियर हुआ। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिखा है, इस एग्जांपल को देखो कि जैसे 2016 में बाइक लिया था 75,000 में, कितने में, 75,000 में, और फिर 2022 में जब वो बाइक बेचने गया तो कितना मिला, सिर्फ 25,000 रुपए मिला। तो कितनी कमी आ गई है, 50,000 रुपए की कमी आ गई है, और 50,000 रुपए की कमी आई है, इसी कमी को हम क्या बोलेंगे, घिसाई कहते हैं। क्लियर हुआ इतना, समझ में आया, ये जो कमी होती है इसी को घिसाई कहते हैं। तो घिसाई क्या होता है कि संपत्ति की कीमत में होने वाली कमी को हम घिसाई कहते हैं, और यह कमी किसी भी कारण से हो सकता है। और कारण में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो तुम्हें याद रखना है, ये याद रखोगे तो तुम्हें अच्छा रहेगा, ये नॉलेज तुम्हारा इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल को मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जैसे देखो, अब कई साल से चला रहे हो तो क्या होता है, बाइक पुरानी हो जाती है, उसका मॉडल पुराना हो जाता है, टायर घिस जाता है, और उसमें इसकी मशीनें थोड़ी खराब हो जाती हैं, जो इंजन होता है वो खराब हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिससे उसकी कीमत में कमी आ जाती है। कारण कोई भी हो, मेन है क्या, कीमत में कमी आई है, तो हाँ, कीमत में अगर कमी आई है तो उसी बात को हम क्या बोलेंगे, घिसाई बोलेंगे। क्लियर हुआ इतना, समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक है डूबत ऋण। अब ध्यान से सुनना, अगला टॉपिक क्या है, डूबत ऋण। डूबत ऋण का मतलब क्या था, देखो डूबत ऋण वर्ड शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लो मिस्टर ए है, ग्राहक है, ध्यान सुना, मिस्टर ए क्या है, एक ग्राहक है, और 10,000 का माल आप लोगों ने मिस्टर ए को बेचा था, कितने का, सॉरी 10 नहीं, 1 लाख का माल आपने मिस्टर ए को बेचा था। ध्यान से सुना, मिस्टर ए कौन है, ग्राहक है, और इस मिस्टर ए को आप लोगों ने कितने का माल बेचा था, 1 लाख रुपए का माल बेचा था। लेकिन मिस्टर ए से 75,000 रुपए मिला, कितना रुपए मिला, 75,000 रुपए। बाकी का 75,000 रुपए मिस्टर ए नहीं दे पा रहा है, और उसने साफ साफ बोल दिया, भैया मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, अब मेरे पास पैसे है ही नहीं। तो क्या ये पैसे अब वसूल हो सकते हैं, तो ये पैसे अब तुम वसूल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मिस्टर ए के पास पैसा नहीं है, मिस्टर ए अब पैसे तुम्हें नहीं चुका पाएगा, वो बर्बाद हो चुका है, राइट। तो जब किसी व्यक्ति से हमें पैसे नहीं मिलेंगे या ना मिलने की उम्मीद हो, तो उस पैसे को हम क्या कहते हैं, उसी पैसे को हम कहते हैं डूबत ऋण। क्लियर हुआ इतना। और डूबत ऋण का मतलब क्या था, ग्राहकों से जो पैसा मिलने वाला था अब वसूल ना हो पाए तो उसे क्या कहते हैं, डूबत ऋण। चलो अब थोड़ा सा रीड कर लेते हैं इसको। क्या लिखा है, जब धंधा में उधार माल का विक्रय किया जाता है, ध्यान से सुनना, जब धंधा में उधार माल का विक्रय किया जाता है तब जिसको उधार माल बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं, देनदार। ये हमने पिछली क्लास में कवर अप किया था। अब ध्यान से सुनना, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने से, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो तुम्हारे पैसे चुका सके, तो उसकी आर्थिक स्थिति अगर कमजोर है तो यथावत उचित प्रयास के बाद भी, देखो ये वर्ड यूज क्यों किया, यथावत उचित प्रयास, क्योंकि हम डायरेक्टली कभी भी जाके नहीं बोल सकते कि हमारा पैसा डूब गया। हमें अपनी कोशिश करनी होती है, हमें उससे मिलना होता है, उससे बात करना होता है, उसे नोटिस देना होता है, कंप्लेन करना होता है, ताकि हम जब कोर्ट में जाए तो हमारे पास सबूत होना चाहिए कि हमने लड़ने की कोशिश की थी, राइट। तो यथावत उचित प्रयास के बाद भी अगर उसके पास से बिक्री की रकम, ध्यान से सुनना, बिक्री की रकम वसूल ना हो पाए, तो वसूल ना हो सकी ऐसी रकम को हम क्या कहेंगे, डूबत ऋण कहते हैं। जैसे इस वाले एग्जांपल में हमने कितने का माल बेचा था, तो हमने उसे बेचा था 1 लाख रुपए का माल, कितने का माल बेचा था, 1 लाख का, पर वसूल कितना नहीं हुआ, सिर्फ 25,000 रुपए, तो कितना डूबा, सिर्फ 25,000 रुपए, ना कि 1 लाख पूरा। समझ में आया। तो ये है हमारा डूबत ऋण, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमारा नेक्स्ट है साहूकार। साहूकार का मतलब क्या होता है,
जो व्यक्ति अपनी वित्तीय जवाबदारी यानी देवा नियमित रूप से चुकाने में समर्थ हो। पुराने जमाने में देखा होगा, सुना होगा ये वर्ड साहूकार। साहूकार का मतलब होता था जिनके पास बहुत पैसा होता था, राइट। और अकाउंट में भी जिनके पास बहुत पैसा होता है ना, उनको साहूकारी बोलते हैं। कैसे? क्योंकि जिनके पास बहुत पैसा, क्या उनसे पैसे डूबेंगे? बिल्कुल नहीं डूबेंगे। तो इसलिए ये बात वर्ड यूज किया गया है कि जो व्यक्ति अपनी वित्तीय जवाबदारी यानी देवा नियमित रूप से चुकाने में समर्थ हो, जिसकी संपत्ति उसके दायित्व से क्या हो, अधिक हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? साहूकार कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? ये टॉपिक अगर समझ में आ गया तो उसके साथ एक और टॉपिक लगे हाथ देख लो, और वो है दिवालिया। अब दिवालिया क्या होता है? तो जो व्यक्ति अपना दायित्व यानी देवा नियमित रूप से ना चुकाता हो, ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या, नियमित रूप से चुकाने में समर्थ हो, और यहाँ पे लिखा है नियमित रूप से ना चुकाता हो, और ऐसा व्यक्ति कानूनी तौर से यानी कि कोर्ट द्वारा यानी अदालत द्वारा आर्थिक रूप से असमर्थ है ऐसा करार दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? दिवालिया। अक्सर ये वर्ड सुना होगा आपने, दिवालिया, इसका तो दिवाला निकल गया। तो हम डायरेक्टली नहीं बोलते दिवाला निकल गया, जब कानून कह दे कि भाई इसके पास तो पैसे नहीं, ये है बेचारा असमर्थ इंसान, इसके पास पैसे नहीं, तुम इससे पैसे नहीं मांगना, ना इसके पास जाना, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? दिवालिया। यानी जो अपना पैसा चुकाने में समर्थ ना हो, ऐसे व्यक्ति को कोर्ट द्वारा, अदालत द्वारा आर्थिक रूप से असमर्थ करार दे दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दिवालिया कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। एक, अच्छा सॉरी सॉरी बच गया है, उधार जमा। तो ये वाला टॉपिक जो है ना, मैं आपको वो अगले चैप्टर में समझा दूंगा, उधार और जमा क्या होता है। फिलहाल अभी दिवालिया तक ही याद रखो। ये हमारा है पारिभाषिक शब्द, जो मेन मेन पारिभाषिक शब्द थे वो सभी मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, 5-6 क्लास हुई है, मैंने गिना नहीं कितनी क्लास हुई, लगभग शायद 6 क्लास हो गई होगी। आपको करना क्या है? सभी क्लास को एक साथ पूरा लगा लेना है, रिवाइज कर लेना है। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा आपका नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा? चैप्टर नंबर 2, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंट के लिए। जिन लोगों का अकाउंट नहीं समझ में आता है उन सभी के लिए, चाहे वो 11th में पढ़े, चाहे 12th में पढ़े, चाहे कॉलेज में पढ़े, सभी के लिए वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर ये चैप्टर में समझ में आया हो तो अगले चैप्टर के लिए एकदम उसी तरह से तैयार हो। मैंने उसके लिए भी बहुत अच्छे से नोट्स बनाया है, मैं नोट्स के हेल्प से ही तुम्हें पढ़ाऊंगा। और जो भी चीजें उसको लिखते जाना है, नहीं लिखने का मन करता है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। लेकिन मुझे बताना पड़ेगा, यानी मुझे पता चलना चाहिए कि भाई मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ तो बच्चे उसका यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर यूज नहीं कर रहे हो तो क्यों इतना मेहनत करूं मैं, राइट। क्लास इसलिए लेता हूँ, मुझे पता है क्लास कोई ना कोई तो देखेगा ही देखेगा, पर पीडीएफ हर कोई टेलीग्राम पे नहीं जाता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना, तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।